नमस्कार। आज हम एक गहरी नजर डालेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन और उनकी उपलब्धियों पर। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो भारत के मिसाइल मैन और जननायक डॉक्टर कलाम शीर्षक वाले अंशों से है। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि उनकी जो यात्रा रही, मतलब रामेश्वरम की गलियों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, उसे समझे। हाँ, साधारण शुरुआत से असाधारण ऊंचाई तक का सफर। और शुरुआत उनके एक बहुत मशहूर विचार से करते हैं जो मुझे हमेशा याद रहता है। सपना वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। क्या बात है। सही। और ये बात उनके पूरे जीवन पर लागू होती है। मतलब आज भी वो इतने प्रेरणादायक क्यों हैं, ये सोचना जरूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ उपलब्धियों की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मूल्यों की कहानी है, दृढ़ संकल्प की, और मतलब देश सेवा का एक प्रतीक है उनका जीवन। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। रामेश्वरम, तमिलनाडु, 15 अक्टूबर 1931। एक साधारण तमिल मुस्लिम परिवार में जन्म। हाँ, साधन काफी सीमित थे। 5 भाई बहन थे, वो सबसे छोटे थे। पिताजी नाव के मालिक थे। लेकिन जैसे आपने कहा, मूल्यों और अनुशासन की कोई कमी नहीं थी। वो नींव बहुत मजबूत थी। और बचपन से ही पढ़ाई का ऐसा जुनून के सुबह जल्दी उठकर अखबार बांटते थे। हाँ, ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके, और फिर भी स्कूल में बेहतरीन प्रदर्शन करते थे। यही शुरुआती संघर्ष, शायद इसी ने उन्हें घड़ा। बिल्कुल, यही संघर्ष और वो मूल्य उनकी पूरी जिंदगी की बुनियाद बने। उनकी जिज्ञासा देखिए उन्हें कहाँ ले गई। सही बात है। सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में भौतिकी पढ़ी, और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT पहुंचे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए। अच्छा, MIT में ही उनका वो फाइटर एयरक्राफ्ट डिजाइन करने का सपना जागा था। हाँ, वहीं पर उनका सपना था फाइटर पायलट बनने का। लेकिन वो भारतीय वायुसेना में शामिल होने से चूक गए थे ना, बहुत कम अंतर से। हाँ, बिल्कुल। शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। शायद, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही वो DRDO से जुड़े। और फिर इसरो पहुंचे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हाँ, और इसरो में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो। जी हाँ, और उसी SLV-3 ने 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित किया। कितनी बड़ी बात थी वो भारत के लिए। बहुत बड़ी। उस एक सफलता ने भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर दिया जिनके पास अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता थी। और उनका नेतृत्व कैसा था? मतलब तकनीकी प्रतिभा तो थी ही। हाँ, वो तो थी, लेकिन साथ में गहरा देश प्रेम और टीम को साथ लेकर चलने की कमाल की क्षमता। और सबसे बड़ी बात, सफलता के बाद भी एकदम विनम्र। इसरो के बाद वो वापस DRDO लौटे है ना? हाँ, और वहाँ उन्होंने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी IGMDP का नेतृत्व किया। अच्छा, तो यहीं से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। बिल्कुल। इसी कार्यक्रम के तहत अग्नि और पृथ्वी जैसी जो शक्तिशाली मिसाइलें हैं वो विकसित हुई। भारत मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बना। ये तो बहुत बड़ा योगदान था रक्षा क्षेत्र में। और एक और बात नहीं भूलनी चाहिए, 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण। हाँ, पोखरण 2। उस वक्त वो प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे और उन परीक्षणों में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने भारत को एक वैश्विक परमाणु शक्ति के तौर पर स्थापित किया। तो वैज्ञानिक सफर तो शिखर पर था ही, फिर आया 2002 और एक बिल्कुल नया अध्याय। हाँ, वैज्ञानिक से राष्ट्रपति, भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था उनका? बिल्कुल नहीं, लेकिन उनकी जो साफ छवि थी, उनका प्रेरणादायक जीवन, उसी ने उन्हें इतना लोकप्रिय बनाया। उन्हें लोग क्या कहते थे? जनता का राष्ट्रपति। हाँ, पीपल्स प्रेसिडेंट। और वो थे भी वैसे ही, आम लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध। खासकर युवाओं और बच्चों के बीच तो वो बहुत ही लोकप्रिय थे। हमेशा शिक्षा पर, इनोवेशन पर जोर देते थे। बिल्कुल। और राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी 2007 के बाद वो रुके नहीं। वो वापस शिक्षण और युवाओं के मार्गदर्शन में लग गए। हाँ, उन्होंने कई प्रेरणादायक किताबें लिखी, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020। आज भी लोग पढ़ते हैं, प्रेरणा लेते हैं। सही में एक कर्मयोगी थे। और उनका अंत भी कर्म करते हुए ही हुआ। हाँ, 27 जुलाई 2015 शिलोंग में IIM में लेक्चर दे रहे थे। और वहीं पर हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। वो वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, पढ़ाना और प्रेरित करना। उनका जीवन सच में एक आशा की किरण है। ये दिखाता है कि आपकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो,
आपकी क्षमता को सीमित नहीं कर सकती। बिल्कुल, उन्हें भारत रत्न मिला, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, देश के सर्वोच्च सम्मान मिले। लेकिन शायद सबसे बड़ा सम्मान लोगों का प्यार था। सही कहा। उनका जीवन विज्ञान, सेवा और प्रेरणा का अद्भुत संगम है। जैसा उन्होंने कहा था, सपने सच हों उससे पहले आपको सपने देखने होंगे। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, वो हर भारतीय के लिए एक आदर्श थे जो सपने देखने की हिम्मत करता है। और उन्होंने ये भी सिखाया कि ज्ञान के साथ विनम्रता और शक्ति के साथ करुणा, यही महानता की असली पहचान है। तो आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर कलाम ने भारत के लिए 2020 का एक सपना देखा था, एक विकसित राष्ट्र का सपना। हम 2020 से तो आगे आ गए हैं। हाँ। तो आज की जो चुनौतियां हैं, जो हालात हैं, उनको देखते हुए हमें भारत के लिए अब कौन से नए सपने देखने की जरूरत है, और उन सपनों को साकार करने के लिए क्या करना होगा। बिल्कुल, ये सवाल शायद हमें उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा।